मेरे प्यारे बच्चों, आज बेटा हम आप लोगों के लिए मेंडल के नियम को पढ़ लिए, मेंडल के प्रभाविता के नियम को पढ़ लिए और प्रभाविता के नियम के अपवाद देखे, साथ साथ पृथक्करण का नियम देखा और मेंडल के स्वतंत्र अपविभजन के नियम को अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा है। लेकिन आज मेंडल के ही एक एक करके निपटाते चले, तो इसके बाद हम लोग फिर आगे द्विगुण प्रसंकरण देखेंगे। तो एक गुण प्रसंकरण, उसके अपवाद तथा उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और आज ही हम लोग द्विगुण प्रसंकरण को भी पढ़ेंगे और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी विचार करेंगे। तो आज का जो ये सेशन है ये हम लोग लिए बेटा कुछ विशेष महत्वपूर्ण होने वाला है। ध्यान देंगे तो पाएंगे, साथ रहेंगे पाएंगे, साथ छोड़ देंगे तो गंवा देंगे। मैं नहीं कहता, लेकिन ऐसा होता है, इसलिए साथ बने रहने का प्रयास कीजिए। तो पहली बात है मेंडल के एकड़ गुण प्रसंकरण से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है क्या प्रश्न है? जीन या अलील जोड़े में क्यों होते हैं? इसका उत्तर चाहिए। तो बेटा उत्तर है जीन या अलील, जिसे मेंडल ने कारक कहा था, जोड़े में इसलिए होते हैं क्योंकि जीव अपने माता पिता से आनुवंशिक सामग्री प्राप्त करते हैं। आनुवंशिक सामग्री माने वही डीएनए को प्राप्त करते हैं, ठीक ना? तो डीएनए में दो सूत्र होते हैं। एक सूत्र कोई भी संतान अपने डीएनए का एक सूत्र अपने पिता से प्राप्त करता है और दूसरा सूत्र अपने माँ से प्राप्त करता है, और वहीं से शुरुआत हो जाती है कारक के जोड़े में होने का, जीन के जोड़े में होने का, अलील के जोड़े में होने का। यहाँ प्रश्न के उत्तर क्या देख रहे हैं? पिता से आनुवंशिक सामग्री प्राप्त करते हैं। मनुष्यों और अधिकांश अन्य यूकैरियोटिक जीवों में, यानी जिसमें केंद्रक होता है, ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक होता है। कोशिकाएं गुणसूत्रों के दो सेटों में व्यवस्थित होती हैं, ठीक ना? दो सेट, जैसे हम लोग मनुष्यों में दो सेट, एक सेट में 23 गुणसूत्र, दूसरे सेट में 23 गुणसूत्र, दो सेटों में व्यवस्थित होती हैं। एक सेट प्रत्येक माता पिता से प्राप्त होता है, एक सेट माँ से प्राप्त होता है गुणसूत्र का, और एक सेट बाप से प्राप्त होता है। ध्यान से सुनिए, डीएनए में दो सूत्र, डीएनए में दो सूत्र, एक सूत्र फादर से पिता से, एक सूत्र मदर माँ से, इनसे मिलके क्या बनता है? गुणसूत्र। गुणसूत्र बनते हैं 46 में से 23 गुणसूत्र माँ से प्लस 23 गुणसूत्र बाप से प्राप्त होते हैं। यह अद्भुत संयोग है, ठीक ना? तो इस प्रकार से यह आपका डीएनए है, ठीक। आगे देखिए क्या कहते हैं? प्रत्येक जीन एक विशिष्ट गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान पर उपस्थित होता है, उस स्थान को लोकस कहते हैं। स्थित होता है। चूंकि गुणसूत्र जोड़े में होते हैं, इसलिए प्रत्येक जीन के भी दो प्रतियां होती हैं, जिन्हें एलील कहा जाता है। ये एलील समान हो सकते हैं, समरूप या भिन्न विषम रूप हो सकते हैं, विषम युग्मजीव हो सकते हैं। इसलिए जीन या अलील जोड़े में होते हैं क्योंकि वे माता पिता से विरासत में मिले गुणसूत्रों के जोड़े पर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर हुआ। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आइए इस पर हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरे प्रश्न को देखने से पहले इस चीज को हम थोड़ा छोटा करेंगे, ठीक है। आइए दूसरे प्रश्न का उत्तर देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि जीन जोड़े में होते हैं, यदि जीन जोड़े में होते हैं तो उत्परिवर्तन कैसे होता है? इस बात का स्पष्टीकरण हम लोगों को लेना है। तो आइए इसका स्पष्टीकरण ले लेते हैं। यदि जीन जोड़े में होते हैं तो उत्परिवर्तन कैसे होता है?
इस बात का उत्तर हम लोग ले रहे हैं, यानी इस प्रश्न का उत्तर हम लोग लेने जा रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, आइए। उत्परिवर्तन तब होते हैं जब डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन होता है, ठीक, जो जीन का निर्माण करता है। चूंकि जीन जोड़े में मौजूद होते हैं, इसलिए उत्परिवर्तन किसी एक अलील या दोनों अलील में हो सकता है। यहाँ इस बात को स्पष्ट किया जा रहा है कैसे। एक अलील में अगर उत्परिवर्तन होगा तो उसका परिणाम क्या होगा? यदि एक अलील में उत्परिवर्तन होता है तो दूसरा अलील सामान्य रूप से कार्य करना जारी रख सकता है। ठीक है, इस स्थिति में उत्परिवर्तन का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि उत्परिवर्तन एलील प्रभावी है या अप्रभावी है। प्रभावी होगा तो एक ही जीन में उत्परिवर्तन का प्रभाव दिखाई पड़ जाएगा। अप्रभावी होगा तो जब तक दोनों अलील नहीं प्रभावित होंगे उस उत्परिवर्तन से, तब तक उस उत्परिवर्तन का प्रभाव जीव में नहीं दिखेगा। आगे क्या कर रहे हैं कि यदि उत्परिवर्तित एलील प्रभावी है तो यह लक्षण दिखाई देगा, भले ही दूसरा एलील सामान्य हो। वही बात, यदि उत्परिवर्तित एलील अप्रभावी है तो लक्षण तभी दिखाई देगा जब दोनों एलील उत्परिवर्तित हों। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगली बात कह रहे हैं, यदि यहां इनको मिला है, यहां देखिए, यदि दोनों अलील में उत्परिवर्तन हो रहा है, यदि दोनों अलील में उत्परिवर्तन होता है तो जीन का सामान्य कार्य बाधित हो जाता है। ठीक है, इसका परिणाम गंभीर आनुवंशिक विकार हो सकता है। ठीक है, अब उत्परिवर्तन के कारण आप क्या देखेंगे? उत्परिवर्तन के कारण देखिए, डीएनए प्रतिकृति त्रुटियां। जब डीएनए में रेप्लिकेशन होता है, एक डीएनए से दूसरी उसकी कॉपी बनती है, अगर उसमें कोई त्रुटि आ जाए तो जीन में उत्परिवर्तन हो जाएगा। जब डीएनए की प्रतिलिपि बनाई जाती है तो त्रुटियां हो सकती हैं। इसे हम लोग लेसन 6 में पढ़ेंगे। विकिरण, जो कॉस्मिक रेज होती हैं, यूवी माने अल्ट्रावायलेट विकिरण, एक्स किरणें और अन्य प्रकार के विकिरण डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये भी उत्परिवर्तन के कारण है। रसायन, कुछ रसायन जैसे कि कुछ कीटनाशक और औद्योगिक रसायन उत्परिवर्तन का कारण बन सकते हैं। ठीक है, वायरस, कुछ वायरस डीएनए में प्रवेश कर सकते हैं और उत्परिवर्तन का कारण बन जाते हैं, जिसको रेट्रोवायरस कहते हैं। कैंसर का वायरस एक्टिवेट कर देता है। इस प्रकार से यहाँ पर आपके आकर के उस प्रश्न का उत्तर आपको मिला, किसका? यदि जीन जोड़े में होते हैं तो उत्परिवर्तन कैसे करते हैं। ठीक, आइए अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है? क्लोन क्या है? ऐसे जीव जो अलिंगी जनन के द्वारा अपने संतानों को उत्पन्न करते हैं, उनकी संतानें अपने जनकों के रूबरू समान होती हैं। उनका जीनोटाइप और फिनोटाइप बिल्कुल एक समान होता है शुरू में, लेकिन प्रकृति के प्रभाव से उनके फिनोटाइप में भी परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ प्रश्न ये है कि उसी को क्लोन, ऐसे संतानों को क्लोन कहते हैं। प्रश्न ये है कि क्लोन समयुग्मकी या कि विषमयुग्मकी होते हैं। आपको बताना है कि क्लोन समयुग्मकी होता है या विषमयुग्मकी होता है। इस बात का उत्तर हमें आपको देना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर देना है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम आपको आज़ाद करते हैं कि आप इस प्रश्न का उत्तर खूब आसानी से देख सकें। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आप बड़े आसानी से देख सक रहे होंगे कि क्लोन समयुग्मकी या कि विषमयुग्मकी होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो उत्तर आपके सामने है। देखिए, क्लोन समयुग्मकी होमोजाइगस होते हैं। ठीक है, क्लोनिंग प्रक्रिया में एक कोशिका या जीव की आनुवंशिक रूप से समान प्रतियां बनाई जाती हैं। चूंकि क्लोन एक ही मूल कोशिका से प्राप्त होते हैं, इसलिए उनमें समान जीन और एलील होते हैं। ठीक है, यदि मूल कोशिकाएं समयुग्मकी हैं तो क्लोन भी समयुग्मकी होगा, यानी
जिस जीव से क्लोन बन रहा है अगर वो समयुग्मकी जीव है तो उसका क्लोन भी समयुग्मकी होगा। ऐसी स्थिति में यदि मूल समयुग्मकी है तो कोशिका भी समयुग्मकी है तो क्लोन भी समयुग्मकी होंगे। लेकिन यदि मूल कोशिका यानी जनक विषम युग्मकी है तो क्लोन भी विषम युग्मकी होंगे। इस आधार पे निष्कर्ष ये निकला कि ध्यान दें कि क्लोनिंग त्रुटिहीन नहीं है। यदि क्लोनिंग त्रुटिहीन नहीं है तो ऐसा परिणाम होगा। इसलिए क्लोन में कुछ आनुवंशिक भिन्नता हो सकती है लेकिन वे आमतौर पर अपने मूल के समान होते हैं। आनुवंशिक भिन्नता कहाँ से हो सकती है? फिनोटाइपिक पर्यावरणीय प्रभाव के कारण, ठीक ना। तो इस प्रकार से ये उत्तर हमें मिला। निष्कर्ष क्या मिला कि क्लोन समयुग्मकी भी होते हैं, विषम युग्मकी भी होते हैं, जैसा कि उनका जनक हो। जनक समयुग्मकी है तो क्लोन भी समयुग्मकी होगा और जनक अगर विषम युग्मकी है तो उसका क्लोन भी विषम युग्मकी होगा। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब इस प्रश्न को हम लोग थोड़ा सा ठंडे बस्ते में डालें और इससे संबंधित दूसरे वाले प्रश्न को देखें कि दूसरा वाला प्रश्न हमारा क्या कहता है। ठीक है, तो दूसरा वाला प्रश्न यहाँ पे हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। आइए पहले जरा इनको प्रभाविता न तो किसी जीन का या तो उसके उत्पाद का स्वायत्त लक्षण है। तो प्रमाणित करें इस बात का, इस बात को प्रमाणित करना है। क्या प्रमाणित करना है? प्रश्न जरा बड़ा अजीब है। हमारी एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया गया है जहां प्रभाविता का फंडामेंटल कारण क्या है, किसी कोई जीन प्रभावी या अप्रभावी क्यों होता है, इस बात की व्याख्या करते हुए एनसीईआरटी में नीचे एक लाइन दिया गया है कि प्रभाविता जो जीवों की जो एलील की होती है वह न तो किसी जीन का या तो उसके उत्पाद का स्वायत्त लक्षण है। प्रभाविता किसी जीन का व्यक्तिगत लक्षण नहीं होता या उसने जो उत्पाद बनाया उसका कोई व्यक्तिगत लक्षण नहीं होता है। इस बात को आप प्रमाणित करें। कैसे प्रमाणित करेंगे? इसके प्रमाण को हम आपको यहाँ ला के दे रहे हैं, यहाँ से हम आपको इसे प्रमाणित कर रहे हैं, प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये ऐसे से प्रश्न हैं, आजकल परीक्षाओं में एग्जामिनर का भेजा बहुत घूम रहा है बेटा, कब कहाँ से कौन सा प्रश्न उठा के दे दे, इसलिए हर पॉइंट पर हमको तैयार रहना होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर आपको मिल रहा है प्रभाविता न तो किसी जीन का और न ही उसके उत्पाद का स्वायत्त लक्षण है। इसे प्रमाणित करने के लिए निम्नलिखित तर्क उदाहरण दिए जा सकते हैं। पहला, जीन उत्पाद की कार्यक्षमता क्या है? प्रभाविता इस बात पर निर्भर करती है कि एक जीन उत्पाद आमतौर पर एक प्रोटीन जो जीन का उत्पाद होता है किस प्रकार कार्य करता है। यदि एक एलील एक सामान्य प्रोटीन बनाता है जबकि दूसरा एलील एक निष्क्रिय या दोषपूर्ण प्रोटीन बनाता है, ठीक है, तो सामान्य एलील प्रभावी हो सकता है क्योंकि यह जीव के लिए आवश्यक कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रोटीन का उत्पादन करता है। ठीक, और दूसरी चीज उत्पाद की मात्रा। कभी कभी एक प्रभावी एलील एक एंजाइम की पर्याप्त मात्रा का उत्पादन करता है, ठीक है, ताकि सामान्य फेनोटाइप प्राप्त हो सके। जैसे कि अभी मंड वाली बात, अभी हम लोग आगे चलेंगे। मंड स्टार्च फॉर्मेशन में क्या होता है कि बड़े मंड अगर बनेंगे तो बीज सूखने पर गोल होगा और अगर कम मात्रा में छोटे मंड बनेंगे तो बीज का फिनोटाइप क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, यानी वो झुर्रीदार हो जाएगा। यही बात यहाँ कहा है, यानी उत्पाद जो जीन उसमें होते हैं उसकी मात्रा, उसने जो उत्पाद बनाए, जो प्रोटीन बनाए, उसकी मात्रा कभी कभी एक प्रभावी एलील एक एंजाइम की पर्याप्त मात्रा का उत्पादन करता है ताकि सामान्य फिनोटाइप प्राप्त हो सके, भले ही दूसरा एलील दोषपूर्ण हो।
यह जरूरी नहीं है कि जीन में कोई अंतर्निहित श्रेष्ठता हो, बल्कि उत्पाद की मात्रा और जीव की आवश्यकताएं महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, तो इस दो तथ्य के आधार पर हम प्रमाणित कर सकते हैं कि वास्तव में प्रभाविता न तो किसी जीन का या तो न तो उसके उत्पाद का स्वायत्त लक्षण होता है। ठीक है, इसी बात पर अभी फोकस आप अगले पॉइंट पर और आएंगे। आइए, अब यहाँ पे क्या है, जीव समष्टि में बहुअलील की क्रियाशीलता को दर्शाइए। जीव समष्टि में बहुअलील की क्रियाशीलता को दर्शाना है। ये प्रश्न है। जीव समष्टि, जीव समष्टि कौन? मानव। मानव का जो पॉपुलेशन जनसंख्या है, उस जनसंख्या में बहुअलील कहाँ पे क्रियाशील होता है, बहुअलीलिक व्यवस्था कहाँ देखने को मिलती है, इस चीज को दर्शाना है। इस प्रश्न का उत्तर है। तो इसका उत्तर क्या है? जीव समष्टि में बहुअलील मल्टीपल एलील की क्रियाशीलता को दर्शाने के लिए हम मानव रक्त समूह का उदाहरण ले सकते हैं। मानव रक्त समूह ABO। मानव रक्त समूह प्रणाली में 3 एलील होते हैं। IA रक्त समूह A के लिए, IB रक्त समूह B के लिए, और IAI I केवल रक्त समूह O के लिए। लेकिन IAI 0 रक्त समूह A, IB I0 रक्त समूह B क्या होते हैं? ये A और B एक से अधिक एलील के द्वारा क्या कहते हैं, व्यक्त किए जा सकते हैं। यही बहुअलीली व्यवस्था है। ठीक है, अब जरा नोट क्या लिखा है इसको देख लीजिए। IA, IB और I ये अलील एक जीन के विभिन्न रूप हैं जो लाल रक्त कोशिकाओं रेड ब्लड सेल्स की सतह पर एंटीजीन के उत्पादन को नियंत्रित करते हैं। एंटीजीन क्या है? अरे शाखित पॉलीसेकेराइड की ब्रांच क्या कहते हैं, आरबीसी के प्लाज्मा कला से बाहर निकले होते हैं। इसी को बनाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं। IA अपना अलग एंटीजन बनाता है, IB अपना अलग एंटीजन बनाता है प्लाज्मा के ऊपर, और I जो है वो कोई भी एंटीजन बनाता ही नहीं। यहाँ पे I इम्यूनोग्लूटिनोजेन एक क्या है, एक कारक है, एक जीन है जिसको इम्यूनोग्लूटिनोजेन कहा जाता है। ये क्या करता है? यह रक्त समूह के एलील्स को दर्शाता है। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं कि IA एलील A एंटीजन का उत्पादन करता है, IB एलील B एंटीजन का उत्पादन करता है, और I एलील कोई एंटीजन नहीं बनाता है। ठीक, प्रत्येक व्यक्ति को इन एलील की 2 प्रतियां मिलती हैं। ठीक है, एक प्रत्येक माता पिता से, एक माँ से और एक पिता से। इन एलील के संयोजन से विभिन्न रक्त समूह बनते हैं। जैसे कौन कौन बनते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, रक्त समूह A में का जीनोटाइप IAIA या IAI होता है। यानी A रक्त समूह को हम इस एलील समजात एलील से या विषमजात हेटेरोजाइगस एलील से क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। रक्त समूह B IBIB या IBI के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह भी शुद्ध B रक्त समूह के लिए जिम्मेदार है। यह संकर रक्त समूह के लिए जिम्मेदार है, जिसमें माँ में O ब्लड ग्रुप और बाप क्या है, B ब्लड ग्रुप का संयोग होगा, तब ऐसा होगा। रक्त समूह AB जीनोटाइप IAIB से बना होता है, या उसका जीनोटाइप AB का जीनोटाइप IAIB होता है। यहाँ IA और IB दोनों ही प्रभावी हैं। इसे सह प्रभाविता को डोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, और रक्त समूह O का जीनोटाइप I0 या II होता है। यहाँ I एलील अप्रभावी है, और अप्रभावी एलील अपने को तभी व्यक्त करता है जब वो होमोजाइगस होता है, समयुग्मकी होता है। अकेले रहेगा तो व्यक्त नहीं करेगा। जब डबल पेयर में होता है तभी
अप्रभावी एलील अपने को व्यक्त करता है। इस बात को दिमाग में खूब बांध के रख लो। प्रभावी एलील अकेले रहेगा तो भी अपने को व्यक्त करेगा, समयुग्मकी रहेगा तो भी अपने को व्यक्त करेगा प्रबल रूप से। और लेकिन अप्रभावी एलील अगर अकेले रहेगा तो अपने को व्यक्त नहीं करेगा जब तक वो समजात क्या होगा, समयुग्मकी नहीं होगा, जोड़े में नहीं होगा। तो जोड़े में होगा तब यही क्या करेगा, यह अपने को अपने लक्षण को व्यक्त करता है। इस प्रकार मानव रक्त समूह एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो दर्शाता है कि कैसे एक जीन के बहुअलील एक समष्टि में विभिन्न फेनोटाइप क्या करते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। यह बहुअलील की क्रियाशीलता को समझने में मदद करता है और यह भी दिखाता है कि कैसे विभिन्न अलील संयोजन विभिन्न लक्षण उत्पन्न करते हैं, विभिन्न लक्षण वाले रक्त समूह के जीवों के कारण बनते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग अगले पॉइंट पे चलें। अब यहाँ पर एक प्रश्न हमारे सामने है कि गोल मटर और झुर्रीदार मटर बीज के आकार की प्रभाविता या अप्रभाविता के आधार पर व्याख्या करें। यह भी प्रश्न आया है। गोल मटर और झुर्रीदार मटर, तो गोल मटर गोल लक्षण प्रभावी क्यों दिखाई पड़ता है और झुर्रीदार अप्रभावी क्यों होता है, इस बात की व्याख्या करना है। जरा समझिए, पहले ये पॉइंट समझ जाइए तब हम लोग आगे चर्चा करते हैं। या पहले चर्चा कर लीजिए फिर पॉइंट समझिए। आइए चर्चा के लिए अब इस पॉइंट को हम थोड़ा सा छोटा करेंगे। इसको हमने छोटा कर दिया। ठीक, अब आइए जरा इसको आप पकड़ लीजिए यहां पर। यस, आइए ध्यान से सुनिए बेटा, अभी जो प्रश्न था उसका उत्तर। मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के बीजों के आकार का अध्ययन किया। ठीक, जहां उन्होंने पाया कि गोल बीज राउंड शेप झुर्रीदार बीजों पर प्रभावी होते हैं। ठीक, इसका मतलब है कि यदि मटर के पौधे में गोल बीज का एलील और झुर्रीदार बीज का एलील दोनों मौजूद है तो भी पौधे के बीजों का आकार गोल ही होता है। ठीक, इसकी प्रभाविता की व्याख्या, प्रभाविता के आधार पर अगर हम इसको कहें प्रभाविता के कारण होता है तो उसकी व्याख्या क्या है, गोल बीज का एलील आर प्रभावी होता है। ठीक है, झुर्रीदार बीज का एलील स्मॉल आर अप्रभावी होता है। जीनोटाइप का आधार व्याख्या कीजिए और फिनोटाइप के आधार पर क्या होगा, कैपिटल आर यदि पौधे में दोनों एलील गोल बीज के हैं तो आर तो बीज गोल होंगे। ठीक है, स्मॉल आर यदि पौधे में दोनों एलील झुर्रीदार बीज के हैं तो स्मॉल आर उनका जीनोटाइप बनेगा तो बीज क्या होगा, झुर्रीदार होगा। और कैपिटल आर स्मॉल आर यदि पौधे में एक एलील गोल बीज का दूसरा झुर्रीदार बीज का है तो बीज गोल होंगे क्योंकि गोल बीज का एलील प्रभावी है। ठीक है, लेकिन यह मझोले आकार का होगा। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण यदि हम एक ऐसे पौधे को क्रॉस करते हैं जिसमें गोल बीज और एक ऐसे पौधे को जिसमें झुर्रीदार बीज हैं तो पहली पीढ़ी में यह में सभी पौधे जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर जीनोटाइप वाले होंगे और उनके बीज गोल होंगे। ठीक, जब हम F1 पीढ़ी के पौधों को आपस में क्रॉस करते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर तो दूसरी पीढ़ी में 3 संभावित जीनोटाइप प्राप्त होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। फिनोटाइप अनुपात इस प्रकार होगा, 75% बीज गोल कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर के होंगे और 25% बीज झुर्रीदार होंगे। ठीक, यह उदाहरण दर्शाता है कि कैसे प्रभाविता और प्रभाविता के लक्षणों का प्रसार होता है और कैसे एक प्रभावी एलील अप्रभावी एलील के प्रभाव को छिपा सकता है। ठीक, अब तो ये आप देख लें, ये आपने पढ़ लिया। अब आइए हमारी एनसीईआरटी में इसका जो कारण दिया है जरा उसको देखिए।
आइए थोड़ा छोटा कर देते हैं, जैसे पूरा पूरा आ जाए। आइए इसी बात को हमारी एनसीईआरटी में कैसे समझाया है। मटर के बीच में मंड का संश्लेषण जो होता है, मंड के आधार, मंड के संरचना के आधार पर, मंड कणों के आधार पर कोई बीज पकने के बाद कोई गोल होता है या कोई झुर्रीदार होता है या कोई मझोले आकार का गोल होता है। ऐसा क्यों? उसका कारण यहाँ दिया है। दरअसल मटर के बीज के गोल या झुर्रीदार होने के पीछे उसमें बनने वाले मंड कण होते हैं। तो उन मंड कणों को बनाने वाला 2 प्रकार के जीन उसमें होते हैं। ये मंड कणों का संश्लेषण करने वाला जो जीन होता है वो क्या होता है, ये कैपिटल बी और स्मॉल बी जीन है। इसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा, संश्लेषण होगा, ये प्रोटीन बनाएगा। जब प्रोटीन बनाएगा तो क्या करेगा, वो बड़े आकार के विशाल मंड कण का बनाएगा। तो ये जीन, अगर वह जीन समयुग्मकी अवस्था में है, अगर उसमें कैपिटल बी वाला जीन है, तो यह समयुग्मक क्या करेगा, विशाल मंड कण का निर्माण करेगा और पकने के बाद यह भी आकार क्या होगा, गोल होगा। लेकिन यदि उस पौधे में स्मॉल बी विपर्यास वाला, अलील वाला समयुग्मकी जीन है, जब यह सक्रिय होगा तो छोटे भंड नहीं मंड, तो क्या करेगा, ये छोटे मंड कणों का क्या करेगा, ये छोटे मंड कणों का कण का उत्पादन करेगा और पकने के बाद यह बीज कैसा होता है, झुर्रीदार होता है। ठीक है, लेकिन वह अभी हम क्या करें, संयोग से इस बड़े मंड को बनाने वाले मटर का छोटे मंड कण को बनाने वाले मटर के साथ संकलित करा देंगे। तो मेंडल के नियमानुसार प्रथम पीढ़ी में हमें 100% जितने भी मटर के बीज प्राप्त होंगे वो मझोले गोल आकार के होंगे, क्योंकि सब समयुग्मकी हैं। इसमें बड़े मंड बनाने वाले जीन और छोटे मंड बनाने वाले दोनों जीन हैं। छोटा मंड बनाने वाला जीन क्या हो जाएगा, अप्रभावी हो जाएगा और बड़ा वाला प्रभावी होगा। लेकिन यहाँ पर मेंडल ने अद्भुत चीज देखा। अद्भुत क्या देखा कि यह नियमतः यह बड़ा मंड बीज बनना चाहिए, लेकिन नहीं बनता है, मझोले आकार का। अर्थात यह छोटी मंड का बीज बनाने वाला जो जीन है यह भी अपने प्रभाव को प्रकट करता है। अर्थात यह पूरा बड़ा नहीं हो पाता, उसके साथ साथ ये भी प्रभावी होता है छोटा वाला। तो छोटा वाला छोटा करता है, बड़ा वाला बड़ा करता है। परिणाम क्या होता है, मझोला आकार, दोनों के बीच का आकार हमको प्राप्त होता है। लेकिन इसी मझोले आकार वाले मटर के बीजों का फिर से अगर हम स्वपरागण कराएं तो हमें दूसरी पीढ़ी में ये परिणाम प्राप्त होंगे। ये दूसरी पीढ़ी के परिणाम प्राप्त होंगे। क्या होगा इसमें, क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल बी 25% शुद्ध गोल बड़े आकार के मंड वाले पौधे मिलेंगे। कैपिटल बी स्मॉल बी 50% मझोले गोल बीज वाले मटर के बीज वाले पौधे मिलेंगे और 25% स्मॉल बी यानी झुर्रीदार छोटे मंड वाले क्या होगा, छोटे मंड बनाने वाले ये जीन जहाँ होंगे वो छोटे मंड बनाएंगे। छोटे मंड की वजह से ये पौधा क्या होगा, झुर्रीदार होगा। तो 25% झुर्रीदार होगा, 50% मझोला होगा, मझोला गोल, और 25% बड़ा गोल मटर का बीज प्राप्त होगा। इसके पीछे ये लॉजिक है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। कहा जा रहा है कि यदि मंड कण का आकार एक फेनोटाइप मान लिया जाए तो इस दृष्टिकोण से यह अलील अपूर्ण प्रभाविता कैसे दर्शाता है, ये आपको बताना है। यानी उसी प्रश्न में एक नया प्रश्न उत्पन्न हो गया। मैंने वहां पे दोनों प्रश्नों को एक साथ प्रभाविता की बात को बता दिया और साथ साथ अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि फेनोटाइप यानी मटर के
बीज का आकार जो दिखाई पड़ता है उसी को यदि हम क्या करें, ये मंडकण का आकार एक फिनोटाइप मान लिया जाए तो इस दृष्टिकोण से यह अलील अपूर्ण प्रभाविता को कैसे दर्शाता है। हम कैसे कह सकते हैं कि जो मझोला आकार का मटर का पौधा मिला वह अपूर्ण प्रभाविता को क्यों दर्शाता है। यदि इस प्रकार से बड़े मंडकण बनाने वाले छोटे मंडकण बनाने वाले दोनों पौधों के जीन वाले जीनोटाइप वाले शुद्ध छोटा शुद्ध बड़ा इस प्रकार से अगर इसमें क्रॉस कराएं तो हमें यही क्रॉस प्राप्त होगा या 100% मझोले आकार के बीज प्राप्त होंगे पहले जनरेशन में, जैसा भी हम लोग पीछे पढ़े। लेकिन दूसरे जनरेशन में क्या हो जाएगा, जीन रूप 1 2 1 यानी 2 बड़े मंडकण वाले 1 बड़े मंडकण वाले 2 मझोले मंडकण वाले और 1 छोटे मंडकण वाले क्या होंगे। दूसरी पीढ़ी में हमें इसके दृश्य रूप मिलेंगे 3 गोल 1 झुर्रीदार। तो ये बात यहाँ पर अपूर्ण प्रभाविता, इस मझोले कण को देख करके हम अपूर्ण प्रभाविता की व्याख्या कैसे कर सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि नियमतः इस जनरेशन में जब ये बड़े मंडकण वाले ने छोटे मंडकण वाले को के साथ इनका संयोजन हुआ तो यहाँ पे प्रथम पीढ़ी में जितने बीज मिलने चाहिए थे वो सबके सब हमें बड़े आकार वाले गोल बीज प्राप्त होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रथम पीढ़ी में जो भी हमें बीज प्राप्त हुए मटर के वो मझोले आकार के प्राप्त हुए। मझोले आकार का प्राप्त होने का मतलब मीडियम साइज का गोल साइज प्राप्त हुआ, न बहुत बड़ा न झुर्रीदार ही बल्कि सिंपल गोल किंतु छोटा। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये जो छोटे मंडकण बनाने वाला ये जो जीन था, ये जो छोटे मंडकण बनाने वाला जीन था ये पूर्णतः इसके कारण पूर्णतः प्रभावी नहीं हो पाया, यानी यहाँ पर अपूर्ण प्रभाविता काम किया। इसने पूरी तरह इसको प्रभावित नहीं किया, इसने अपने को व्यक्त तो किया ही, साथ साथ इसने भी अपने को व्यक्त किया। तो बेटा एक बड़े के साथ एक छोटे को अगर मिला दें तो मझोला तैयार हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ये F1 जनरेशन का विश्लेषण ये बताता है कि यह क्या कहता है, यह अपूर्ण प्रभाविता को दर्शाता है। अब इसी बात को हम लोग यहाँ पर इस फैक्ट को क्या काम करेंगे, इस पर कमेंट्स देखेंगे। संभवतः आपको दिखाई पड़ रहा होगा, आप साइड में जो लिखा है उसको देख पा रहे होंगे। नहीं, थोड़ा सा साइज बड़ा करना पड़ेगा थोड़ा साइज बड़ा करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं साइज थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ। इनको पहले क्या करता हूँ, डिजाइन कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, क्योंकि वो आप इसको समझ गए हैं। इनको अगर छोटा कर देंगे कोई बात नहीं, इनको छोटा करेंगे तो इनको थोड़ा सा बड़ा किया जा सकता है। कोई बात नहीं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर लेते हैं। कक्षा 12 में की एनसीईआरटी हिंदी माध्यम के पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ 12 पर दिए गए उत्तर के अनुसार यदि मंडकण के आकार को एक फेनोटाइप मान लिया जाए तो यह अपूर्ण प्रभाविता को दर्शाता है। कैसे? पृष्ठ 12 में आप मेंडल के प्रयोगों और प्रभाविता के नियमों के बारे में जानकारी पाएंगे। अपूर्ण प्रभाविता का मतलब है कि विषम युग्म की स्थिति में दोनों अलील में से कोई भी पूरी तरह से प्रभावी नहीं होता है और फिनोटाइप में समयुग्म की जनकों के फिनोटाइप के बीच का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि पृष्ठ 12 ये सब आप नहीं लिखेंगे, आप केवल इतना लिखेंगे कि इसलिए ये फिनोटाइप मैंने तो इस दृष्टिकोण से क्या होता है, विषम युग्मी होता है और इसका इसलिए यदि हम मंडकण के आकार को ध्यान में रखें तो आर बड़े मंडकण, ठीक ना, स्मॉल आर छोटे मंडकण और कैपिटल आर स्मॉल आर मध्यम आकार के मंडकण
होते हैं। इस स्थिति में कैपिटल आर स्मॉल आर जीनोटाइप वाले पौधों में मध्यम आकार के मंडकण होते हैं, जो कि बड़े आर आर और छोटे आर आर मंडकण के बीच की फिनोटाइप है। यह अपूर्ण प्रबलता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, ठीक है, बस इतना है आपको लिखना है। ऊपर नीचे क्या लिखा गया उससे आपको मतलब नहीं है। आइए अब हम लोग क्या काम करेंगे नेक्स्ट पर। अब हम लोग क्या काम करेंगे, मेंडल के द्विगुण प्रसंकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। मेंडल का द्विगुण प्रसंकरण क्या है डियर स्टूडेंट्स? तो मेंडल का द्विगुण प्रसंकरण क्या है, इसको दो जीनी वंशागति भी कहते हैं, या इसे अंग्रेजी में डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जरा नोट्स क्या है आप जरा इसको देख लीजिए। मैं समझ पा रहा हूँ कि शायद आप अच्छी तरह पढ़ पा रहे होंगे क्या लिखा है, ब्लू से क्या लिखा है, ब्लैक से। ठीक है, ओके ओके, ठीक। आइए देखिए यहाँ पे क्या है, मेंडल का द्विगुण प्रसंकरण दो अलग अलग जीनों की वंशागत के पैटर्न को समझने के लिए किया गया एक प्रयोग है। ठीक है, क्या आप इसको और बड़ा देखना चाहते हैं? कैसे आप आइए आकार कुछ बड़ा, आपको पढ़ने में आसानी होगी। आइए बेटा, तो मेंडल का ये जो द्विगुण प्रसंकरण दो अलग अलग जीनों की वंशागत पैटर्न को समझने के लिए किया गया एक प्रयोग है। ठीक है, इसकी मुख्य बातें क्या है, दो जीन, इस क्लास में दो अलग अलग जीनों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। प्रत्येक जीन दो एलील या विकल्प के साथ होता है। पीढ़ी, मेंडल ने शुद्ध नस्ल वाले पौधों से शुरुआत की जिसमें प्रत्येक जीन के लिए समान एलील थे। उदाहरण के लिए गोल के लिए कैपिटल आर और पीलेपन के लिए कैपिटल वाई। F1 पीढ़ी, जब इन पौधों को क्रॉस किया गया तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे विषम युग्म की, यानी प्रत्येक जीन के लिए अलग अलग एलील कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई प्राप्त हुई। ठीक है, अब ये सब यहाँ देखेंगे आप। F2 पीढ़ी में F1 पीढ़ी के पौधों को स्वयं परागित करने पर F2 पीढ़ी में विभिन्न फेनोटाइप शारीरिक दिखावट का मिश्रण प्राप्त हुआ। मेंडल ने इसे 9 संबंधित 3 संबंधित 3 संबंधित 1 के अनुपात में प्राप्त किया। ठीक, इसके बाद क्या है, स्वतंत्र वर्गीकरण, जिसको स्वतंत्र अपव्यूहन कहते हैं। द्विगुण प्रसंकरण में मेंडल ने स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार विभिन्न जीनों के एलील एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं। बहुत ज्यादा नहीं, बड़ी सिंपल सा डेफिनेशन है, यही है प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार स्वतंत्र अपव्यूहन के नियमानुसार क्या होता है, विभिन्न जीनों के एलील एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं। इतना ही आपको कहना है। ठीक, अब आइए इसे क्रॉस रूप में आप कैसे व्यक्त करेंगे, कैसे व्यक्त करेंगे? तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, मैं आपको इसको थोड़ा सा बड़ा के रूप में दर्शाना चाहूंगा, जिसे आप आसानी से बड़ा करके देख लीजिए। तो देखिए, एक कर देखिए, एक एक करके देखिए। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी। आइए, प्रथम पीढ़ी में जो जनक पीढ़ी लिया गया, इसमें जनक के रूप में जो मेल को लिया गया वो गोल और पीला था, और फीमेल के रूप में झुर्रीदार हरे पौधे वाले मटर का चयन किया गया द्विगुण प्रसंकरण के लिए। द्विगुण प्रसंकरण का मतलब यही हुआ ना कि दो विरोधी जनक वाले संतानों में संकरण कराना। दो
विरोधी विपर्यास वाले। दो विरोधी माने एक गोल, इसका विरोधी झुर्रीदार, एक पीला, उसका विरोधी हरा। तो इस प्रकार से दो लक्षण, दो शुद्ध प्रभावी लक्षण के रूप में जनक को चयन किया गया, पिता को, और दो अप्रभावी लक्षण के साथ फीमेल को चयनित किया गया। दोनों का जीनोटाइप क्या होगा? गोल का जीनोटाइप कैपिटल आर, पीला का स्मॉल वाई कैपिटल वाई, झुर्रीदार का स्मॉल आर, और हरे का स्मॉल वाई। यह जीन चयनित किया गया, ये इसका जीनोटाइप होगा। यहाँ पर जैसा कहा गया है कि F1 जनरेशन के पेरेंट प्योर लाइन शुद्ध नस्ल वाले होने चाहिए, या तो शुद्ध प्रभावी हो या शुद्ध अप्रभावी वाले होने चाहिए। एक शुद्ध एक अशुद्ध वाले नहीं होना चाहिए, तभी शुद्ध नस्ल प्योर लाइन बनेगा। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, जब इनके जनकों से दो लक्षणों वाले जनकों के जब युग्मक बनेंगे, युग्मक जनन होगा, तो क्या होगा? ये कैपिटल ये इससे मिलकर के ये वाला गैमेट बना सकता है, या ये इससे मिलकर के ये वाला गैमेट बना सकता है, या ये इससे मिलकर के ये वाला युग्मक बना सकता है, या इससे मिलकर के ये वाला युग्मक बना सकता है। इसी प्रकार से ये इससे मिलकर के इस जीनोटाइप का युग्मक बना सकता है, या ये इससे मिलकर के इस जीनोटाइप का युग्मक बना सकता है, या ये इससे मिलकर इस जीनोटाइप का, या ये इससे मिलकर इस जीनोटाइप का युग्मक बना सकता है। तो इस लक्षण वाले क्या बन सकते हैं? ओवम बन सकते हैं, अंड बन सकते हैं, ठीक ना। और इस लक्षण वाले पॉलन ग्रेन परागकण बन सकते हैं। अब क्या होगी? प्रथम जनरेशन में जब इनमें संकरण होगा, तो संकरण से क्या होगा? इनके जो संभावित परिणाम प्राप्त होंगे, संभावित परिणाम एक ही बार निषेचन होगा। ये दोनों जो जीन है आपस में मिलेंगे, मिल करके युग्मनज यानी किसी संतान के प्रथम कोशिका का निर्माण करेंगे। तो उनका दृश्य रूप वो कैसे होंगे, उनका भविष्यवाणी क्या होगा? अरे भाई, जैसा उनका जीन रूप होगा वैसा ही उनका दृश्य रूप होगा, जैसे उसमें जीन होगा वैसे उनका रूप होगा, ठीक ना। यथा गुण तथा नाम, जैसा गुण होगा वैसा ही नाम होगा। तो यहाँ पर सबके जीनोटाइप यहाँ दिए गए हैं। जीनोटाइप संभवतः आप नहीं देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा। जीनोटाइप जब देखेंगे संकरण होगा, तो संकरण कराने के लिए क्या एक मैंने नियम बताया था। जैसे यहाँ पे ये जीन है, अब इसको आप पहले इस सभी खाने में लिख डालिए, इनको इस सभी खाने में लिख डालिए, इनको सभी खाने में लिख डालिए, इनको सभी खाने में लिख डालिए, फिर इनको सभी खाने में लिख डालिए, इनको सभी खाने में लिख डालिए, इनको भी सभी खाने में लिख डालिए, और इनको भी सभी खाने में लिख डालिए। अब इस प्रकार से इनका जीनोटाइप बन गया। जीनोटाइप का फेनोटाइप, जीनोटाइप बना तो जीनोटाइप क्या बना? जीनोटाइप हमेशा यही बना जो यहाँ लिखा है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सब में यही है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। पूरा 100% जीनोटाइप ये बनेगा, जो कि क्या होगा? संकर होगा। अर्थात ये दिखेगा कैसा? कैपिटल आर के कारण गोल दिखेगा, और कैपिटल वाई के कारण पीला दिखेगा। स्मॉल आर झुर्रीदार और स्मॉल वाई हरे का जो जीन है वो अपने को प्रथम पीढ़ी में प्रकट नहीं कर पाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से 100% इस प्रथम पीढ़ी में जितने भी बीज प्राप्त होंगे वो सब संकर गोल होंगे। क्या होंगे? संकर होंगे और गोल होंगे। सभी क्या हो जाएंगे? संकर होंगे और शंकर गोल होंगे, सभी संकर गोल होंगे, ठीक। अब क्या करते हैं? इन्हीं जो शंकर गोल कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये जो हमको मिले, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये वाले जो जनक यहाँ से मिले, इसी में से क्या करना है? इसी में से हमको क्या करना है? इसी में से करना क्या है बेटा?
इसी में से एक को नर के रूप में जनक बना देंगे दूसरी पीढ़ी के लिए, अब एक को मादा के रूप में जनक बना देंगे दूसरी पीढ़ी के संकरण कराने के लिए, यानी स्वयुग्मन कराने के लिए। तो ये दूसरी पीढ़ी की क्या हुई, जनक होंगे। अच्छा, दूसरी पीढ़ी के जनक हो जाएंगे तो जरा ये बताइए कि इनके युग्मक जब बनेंगे तो कैसे युग्मक बनेंगे। यहीं पर हम लोगों को सावधान होना चाहिए कि युग्मक गैमेटोजेनेसिस होगी, युग्मक बंध का निर्माण होगा, तो उसका उस बनने वाले संभावित युग्मक का जीन रूप क्या होगा। तो बेटा उसको पहचानने के लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बड़ी सिंपल सी बात है। कैसे करेंगे, इसमें इस आर को इस वाई से मैच करा दीजिए, उसका जीन रूप ये होगा। फिर यह आर इस वाई से मैच हो जाएगा तो उसका जीन रूप ये बनेगा, यानी इस लक्षण वाले परागकण बनेंगे, या इस जीनोटाइप वाले जीन रूप वाले परागकण बनेंगे, या इसको कैपिटल वाई से क्रॉस करा दीजिए तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई वाले इस जीन रूप वाले परागकण बनेंगे, या इसको इससे क्रॉस करा दीजिए तो स्मॉल आर स्मॉल वाई के जीन रूप वाले परागकण बनेंगे। अब इनका दृश्य रूप क्या होगा, इसे हम लोग आगे देखेंगे। तो आगे देखने से पहले जरा आइए ग्राफ को जरा हम लोग ऊपर ले चले, क्योंकि ये भी तो हम लोगों ने केवल आधा देखा ना। अरे बाबू कहाँ चले जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, द्वितीय जनक पीढ़ी में इस प्रकार से अगर हम क्रॉस कराएंगे तो हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, जिसका इस द्वितीय पीढ़ी का डिटेल में क्रॉस कराया गया है। बस ऐसे इसको निकाल लीजिए, आगे बढ़िए। आगे देखिए, यहाँ पर मेंडल के गुण प्रसंकरण के द्वितीय पीढ़ी का विश्लेषण भी है और क्रॉस भी है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि नर का द्वितीय पीढ़ी में जो नर जनक था उसके जो उससे बनने वाले जो संभावित परागकण होते उनका जीन रूप ये है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, या स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, इसी प्रकार से प्रथम पीढ़ी में इमेस्कुलेशन द्वारा जिस पौधे को हमने मादा बनाया था उसमें जो अंड का निर्माण होगा तो अंड के जीन रूप क्या होंगे, संभवतः कैपिटल आर कैपिटल वाई होगा, या कैपिटल आर स्मॉल वाई होगा, या स्मॉल आर कैपिटल वाई होगा, या स्मॉल आर स्मॉल वाई होगा। ठीक, ये संभावना है। अब इस संभावित परागकण, इस संभावित जीन रूप वाले परागकण इस संभावित जीन रूप अंड से जब आपस में मिलेंगे, निषेचन करेंगे, तो उनसे उत्पन्न होने वाले जो संतति होगी, युग्मनज होगा, संतति की संतान की जो पहली कोशिका बनेगी उसका जीन रूप क्या होगा, वो उसका उत्तर ये 16 खाने दे रहे हैं। तो पहली बार जीन रूप क्या होगा ये जान लें। तो मैंने जैसा भी पहले बताया, ये जितने जीन हैं इसको पहले खाने में लिख दीजिए, इसको पूरे खाने में लिख दीजिए, इसको पूरे खाने में लिख दीजिए, इसको पूरे खाने में लिख दीजिए, फिर इसको पूरे खाने में इधर लिख दीजिए, इसको पूरे खाने में इधर लिख दीजिए, इसको पूरे खाने में चारों खाने में इसमें लिख दीजिए, इसको चारों खानों में इसमें लिख दीजिए। संभावित 64 खाने, 416 16 संभावना संतानों के बनने। जब द्विगुण प्रसंकरण होगा तो दूसरी पीढ़ी में जो संतानें बनेंगी वो संतानें 16 रूप से आपस में एक दूसरे से भिन्न होंगी, एक दूसरे के समान नहीं होंगी। और वो भिन्नता किस आधार पर होगा, वो 16 संतानों का जैसा जीन रूप होगा वैसा ही उनका दृश्य रूप बनेगा। अब प्रश्न है कि 16 संतानों का जीन रूप क्या होगा, तो वो तो आपने लिख दिया जीन रूप। क्या लिखा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, स्मॉल आर ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से सभी जीन रूप यहाँ लिखे गए हैं। अब प्रश्न ये है कि हम इनका भविष्यवाणी कैसे करें। तो जीन रूप जो लिखे गए हैं, बेटा ध्यान रखो, जीन रूप हमको किस रूप में मिले हैं। यहाँ जितने जीन रूप आपको मिले हैं वो सारे जीन रूप इस द्वितीय पीढ़ी का जीन रूप
अनुपात क्या है, ये यहाँ पे लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, एकल गुण प्रसंकरण में आपको द्वितीय पीढ़ी का जीन रूप अनुपात क्या मिला था, 1 संबंधी 2 संबंधी 1। ठीक, क्योंकि अगर इसके घातांक 1 लगा दें तो एक पीढ़ी का ये जीन रूप हो गया। लेकिन अगर दूसरी पीढ़ी का जीन रूप निकालना है तो क्या करना है, 1 संबंधी 2 संबंधी 1 का वर्ग कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए दूसरी पीढ़ी के लिए, तीसरी पीढ़ी के लिए 3 हो जाएगा, चौथी पीढ़ी के लिए 4 हो जाएगा। इस प्रकार से ये इसके जीन रूप आप प्राप्त करते रहेंगे। तो इसका जीन रूप क्या मिला, 1 संबंधी 2 संबंधी 1 संबंधी 2 संबंधी 4 संबंधी 2 संबंधी 1 संबंधी 2 संबंधी 1, वही चीज यहाँ लिखा है। अब इस जीन रूप में कौन कौन मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें से अभी आप देखेंगे यही होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये आपको 1 मिलेगा अकेले। अब इसका दृश्य रूप कैसा बनेगा, इसका दृश्य रूप बनेगा गोल पीला। 2 मिलेंगे आपको उस बॉक्स में, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, 2 ये मिलेंगे। क्या हुआ, ये भी क्या होगा, इसके कारण गोल होगा, इसके कारण पीला होगा, गोल पीला। एक आपको मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये कैसा होगा, इस कैपिटल आर का कारण गोल होगा, अब इस स्मॉल वाई का कारण हरा होगा। ठीक, फिर 2 मिलेगा आपको कैपिटल आर कैपिटल वाई, इस कैपिटल आर के कारण ये गोल होगा, अब इस कैपिटल वाई के कारण क्या होगा, पीला होगा। 4 मिलेगा आपको कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जिसमें से कैपिटल आर का कारण ये गोल होगा और कैपिटल वाई के कारण ये पीला होगा। ठीक, 2 आपको मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो इस कैपिटल आर के कारण ये मिलेगा, ये हो जाएगा गोल, और इस स्मॉल वाई के कारण ये हो जाएगा हरा। ठीक, एक आपको मिलेगा स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल आर के कारण ये झुर्रीदार होगा, कैपिटल वाई के कारण ये पीला होगा। 2 मिलेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, स्मॉल आर के कारण झुर्रीदार होगा, अब इस एक कैपिटल वाई के कारण ये पीला होगा। 1 मिलेगा स्मॉल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर के कारण झुर्रीदार होगा, स्मॉल वाई के कारण जो है हरा होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर 1 गोल पीला, 2 गोल पीला, 2 1 3 गोल पीला, और 3 2 5 गोल पीला, 5 7 9 गोल पीला। तो 9 गोल पीले आपको कितने मिल गए, 9, और 1 गोल हरा यहाँ है, 2 गोल हरा यहाँ है, तो 2 1 3 गोल हरा मिल गया। इसके बाद झुर्रीदार पीला, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 2 1 3 झुर्रीदार पीला मिल गया, और केवल अकेले झुर्रीदार हरा अकेले है, इसलिए हुआ। यही जीन रूप ही क्या होता है, दृश्य रूप में प्रकट होता है, जैसा कि हमने आपको यहाँ दिखाया जिस आधार पर। तो दृश्य रूप अनुपात क्या बना, दृश्य रूप अनुपात क्या बनेगा, याद कीजिए, प्रथम पीढ़ी के दृश्य रूप अनुपात में 2 संकर गोल, अब एक शुद्ध गोल, 3 क्या थे, 3 जो है शुद्ध गोल थे, और एक क्या था, झुर्रीदार अलग हुआ था। जब हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया था, चाहे फूल को हो चाहे बीज के आकार का हो, तो हमको दृश्य रूप अनुपात 3 संबंधी 1 का प्राप्त हुआ पहली पीढ़ी में। लेकिन दूसरी पीढ़ी है तो यहाँ पर 1 की जगह 2 हो जाएगा। यह 3 संबंधी 1 प्रथम पीढ़ी के लिए होगा, लेकिन 3 संबंधी 1 स्क्वायर 2 दूसरी पीढ़ी के लिए होगा। इसी को मैथमेटिकली अगर आप सॉल्व कर दीजिए तो भी ये परिणाम होगा। वहाँ जीन रूप के आधार पर अगर आप दृश्य रूप बताना चाहें तो भी यही परिणाम होगा। इस बॉक्स का विश्लेषण करके अगर आप दृश्य रूप बताना चाहते हैं तो भी परिणाम आपको यही मिलेगा। गोल पीला 9, झुर्रीदार पीला 3, गोल हरा 3, झुर्रीदार हरा 1, झुर्रीदार हरा 1, यहाँ झुर्रीदार पीला 1 2 3, गोल हरा 1 2 3, गोल हरा
और 9 गोल पीले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गोल पीले मिल गए। ये F2 जनरेशन पर। हाँ, अब आपको दो चीज़ और, इस यूनिट स्क्वायर के अगर हम डायगोन्स इनके विकर्णों को मिलाएं तो एक परिणाम, एक अद्भुत रहस्य यहाँ दिखाई पड़ रहा है। विकर्ण को ऊपर से नीचे अगर लाइए तो यहाँ पर सब समयुग्मकी बैठे हैं। कैपिटल आर का कैपिटल आर, कैपिटल वाई का कैपिटल वाई, कैपिटल आर का कैपिटल आर, स्मॉल वाई का स्मॉल वाई, इसका समयुग्मकी है, इसका समयुग्मकी है, इसका समयुग्मकी है, इसका समयुग्मकी है, स्मॉल आर का स्मॉल आर, स्मॉल वाई का स्मॉल वाई, यानी इस पर जितने हैं सब दोनों अपने होमोजाइगस स्टेट में हैं। लेकिन यहाँ से अगर यहाँ चलिए तो इस लाइन पर सभी विषम युग्मकी हैं। कैपिटल आर तो स्मॉल आर, कैपिटल वाई तो स्मॉल वाई, कैपिटल आर तो स्मॉल आर, विषम युग्मकी, कैपिटल वाई तो स्मॉल वाई, विषम युग्मकी, स्मॉल आर तो कैपिटल आर, विषम युग्मकी, और यानी हर प्रभावी अपने अप्रभावी के साथ यहाँ बैठा है। ठीक, अब इस प्रकार से यहाँ आप देख रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात जो इस विश्लेषण को देख के करना है, यहाँ आप क्या देख रहे हैं, संयोजन से पहले जब यहाँ पर इनके जनक थे, इनके जो जनक थे क्या थे, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ठीक, ये मेल के साथ था, और यहाँ क्या था, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, जनक इसके साथ। अब आपने क्या देखा, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर का साथ छोड़ेगा, स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई का साथ छोड़ेगा, स्मॉल आर का साथ छोड़ेगा, स्मॉल वाई का साथ छोड़ेगा। याद कीजिए, मेंडल ने एकल गुण प्रसंस्करण के दूसरी पीढ़ी का विश्लेषण करते समय जब पृथक्करण का नियम बताया था तो क्या बताया था कि भैया ये प्रथम पीढ़ी में जो प्रभावी अप्रभावी लक्षण जो दब गया था वो दूसरी पीढ़ी में 9 संबंधी 1 के अनुपात में, अर्थात 75-25 के परसेंटेज में, अर्थात अकेले 25% के रूप में वो अप्रभावी लक्षण क्या होता है, प्रभावी लक्षण से पृथक होकर के अपने को प्रकट करने लगता है। यह क्या था, इस आधार पर उन्होंने स्वतंत्र क्या किया था, पृथक्करण का नियम दिया था। लेकिन जब द्विगुण प्रसंकरण का संकरण कराया तो इसके संकरण के बाद उन्होंने क्या देखा कि दूसरी पीढ़ी में ये कोई भी एक अलिल प्रभावी के साथ बैठा है, प्रभावी के साथ, अप्रभावी के साथ, अप्रभावी के साथ। लेकिन दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, ये प्रभावी का साथ छोड़ देंगे, अप्रभावी का साथ छोड़ देंगे। मनमाने ढंग से आप देख सकते हैं इसमें हर एक दूसरे का साथ छोड़ रहा है, विसंयोजित हो रहा है, पृथक हो रहा है। ठीक ना, तो जो मनमानी पृथक होगा वो मनमानी संयोग भी करेगा। तो मेंडल ने यही कहा, यही है स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम कि द्विगुण प्रसंकरण के द्वितीय पीढ़ी के विश्लेषण से ये जानकारी प्राप्त होती है कि प्रथम पीढ़ी में जो संयोग, जो प्रभावी लक्षण आपस में थे वे मुक्त रूप से दूसरी पीढ़ी में एक दूसरे से वियोजित हो जाते हैं, स्वतंत्र रूप से वियोजित होते हैं, और इसीलिए स्वतंत्र रूप से संयोजित होने का, अलग अलग के साथ संयोग करने का भी चांस बढ़ जाता है। यही पृथक्करण का नियम है। अब आइए इस नियम से संबंधित कुछ प्रश्नों का उत्तर जरा हम लोग देख लें। कुछ संभावित प्रश्न। मेंडल के द्विगुण प्रसंकरण के द्वितीय संतत पीढ़ी से प्राप्त निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला यही देखिए। तो यहाँ नोट देख लीजिए, नोट में जो है हमें लगता है कि आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं क्या लिखा है। यस, आप देख पा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। मैं फिर भी प्रयास करता हूँ शब्द को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए। तो क्या मिला, स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम मिला था। मेंडल के द्विगुण प्रसंकरण के द्वितीय संतत की पीढ़ी से क्या निष्कर्ष प्राप्त हुआ माय डियर स्टूडेंट, स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम प्राप्त हुआ। यह स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम क्या है, अब आप अच्छी तरह इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। क्या हुआ,
स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बताता है कि जब दो या दो से अधिक जीन युग्म एक साथ वंशागत होते हैं तो प्रत्येक जीन युग्म एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग होता है। ठीक ना? इसका मतलब है कि एक विशिष्ट जीन युग्म का एलील दूसरे जीन युग्म के एलील के साथ मिलकर संतान में जाने की संभावना यादृच्छिक रैंडम होती है। रैंडम माने जिसकी कोई भविष्यवाणी नहीं की जाए, चला जाएगा तो परिणाम बताएगा हाँ ऐसा हो गया। रैंडम का एक और आपको एग्जांपल हम दे दें। जैसे मान लीजिए किसी एक लड़के का एक लड़की के साथ सगाई हुआ, बारात तैयार हुई, दरवाजे पे बारात गई, खान पान हुआ, अब स्टेज हो रहा है। अब जयमाल डाल करके इस बात को कंफर्म करना है कि हाँ अब इसकी सगाई पक्की। और दूल्हन क्या काम करे, माल्यार्पण दूल्हे को न करके लास्ट मोमेंट पर वो क्या काम करे, किसी दूसरे स्टेज पर खड़े हुए किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करे, माल्यार्पण कर दे। अब क्या करेंगे, यह जो संयोग है यही यादृच्छिक है, रैंडम इसी को कहते हैं। परिणाम बताएगा कौन किसके साथ संयोजित हो गया। तो इसलिए यह क्या होता है, ये यादृच्छिक होता है। जब मिल जाएगा तो परिणाम भी बताएगा कि क्या हुआ क्या मिला। मेंडल के द्विगुण प्रसंकरण के संबंधी जो मुख्य बातें हैं वो नीचे हैं। यह नियम द्विसंकर डाइहाइब्रिड और बहुसंकर पॉलीहाइब्रिड क्रॉस के लिए लागू होता है। कौन, मेंडल के द्विगुण प्रसंकरण का। ठीक ना? यह नियम तभी लागू होता है जब जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित हों या एक ही गुणसूत्र पर बहुत दूर स्थित हो ताकि वे संलग्न न हों। अभी आगे इस बात की चर्चा होगी, पकड़ के रखिएगा। इस नियम के कारण जीवों में विभिन्न प्रकार के आनुवंशिक संयोजन जेनेटिक कॉम्बिनेशंस संभव होते हैं जो विकास इवोल्यूशन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक, तो ये आपका प्रश्न हो गया। और इसका अब एक स्क्रीनशॉट लेना हम ले लीजिएगा। ठीक, अब आइए इससे संबंधित एक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा दें। यहां देखिए, यहां देखिए जीन है, यहां पर भूरी आंख और ब्लैक हेयर का जीन यहाँ है, भूरी आंख का यहाँ है। अब इसका होमोलॉग गया है। अब जब इन्हें पृथक होता है जीन स्वतंत्र रूप से, तो क्या होता है, ये अलग हो गए। यहाँ पे एक जीन आया, ब्राउन आइज का आ गया और ब्लैक हेयर का आ गया। यहाँ जब जीन में पृथक्करण हुआ, स्वतंत्र रूप से पृथक्करण हुआ, तो ब्लू आइज का यहाँ आ गया और रेड हेयर का यहाँ आ गया। इसी प्रकार से ये जो जीनों पर, गुणसूत्रों पर जो जीन विभिन्न एलील या विपर्यास उपस्थित होते हैं, जब गैमेटोजेनेसिस होने लगता है, उसमें जब मियोसिस डिवीजन होता है, तो मियोसिस डिवीजन के समय क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से पृथक हो जाते हैं। और पृथक होकर के अब जाकर के अगर ये इससे मिलेगा तो संतान का भविष्य इसके आधार पर होगा, ये इससे मिलेगा तो संतान का भविष्य इसके आधार पर होगा, ये इससे मिलेगा तो इन दोनों के संयोग से एक अलग लक्षण का संतान बनेगा, ये इससे मिलेगा तो इन दोनों के संयोग से संतान के कुछ और लक्षण बनेंगे, ये इससे मिलेगा तो वो संतान का लक्षण जीनोटाइप कुछ और होगा, ये इससे मिलेगा तो संतान की जीनोटाइप का भविष्य कुछ और होगा, जिसे हम लोग इसके पहले पढ़ लिए। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर फोकस करते हैं। कहा जा रहा है कि द्विगुण प्रसंकरण से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर, जैसे द्विगुण प्रसंकरण से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर का उत्तर यहाँ दिया जा रहा है। जैसे सहलग्नता स्वतंत्र अभिव्यूहन के नियम को कैसे प्रभावित करती है। जो सहलग्नता होती है, जिसे टी.एच. मॉर्गन ने अभी आके जाके क्रोमोसोमल थियरी में व्याख्या करेंगे, जरा उसके बारे में थोड़ा सा फोरकास्ट हम लोग देखते चले। तो यहाँ क्या है, सहलग्नता जीन लिंकेज स्वतंत्र अभिव्यूहन के नियम को इस प्रकार प्रभावित करती है कि सहलग्न जीन स्वतंत्र रूप से अलग नहीं होते हैं। स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम कहता है कि विभिन्न जीन युग्म एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं जब युग्मक बनते हैं। हालांकि जब जीन एक ही गुणसूत्र पर बहुत करीब स्थित होते हैं तो वे एक साथ वंशागत होने की संभावना रखते हैं, एक ही साथ वंशागत होंगे। जैसे मान लीजिए
यहाँ गुणसूत्र है, यहाँ गुणसूत्र है, यहाँ गुणसूत्र है। अगर क्या होगा, ये आपस में बहुत नजदीक नजदीक है, जी और एच जीन, इसका होमोलॉग ये है। इसमें जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये क्या होगा, ये अकेले जीन यहाँ से यहाँ या इधर से इधर नहीं आएगा, ये अकेले संभव नहीं है, क्योंकि इसके बीच में जीन मैप यानी सेंट्रीमॉर्गन बहुत कम है। यहाँ पे सहलग्नता होगा, ये क्या होगा, ये दोनों एक साथ इधर से इधर जाएंगे, दोनों दोनों या तो इधर से इधर जाएगा, एक मिनट, कलर चेंज, क्या होगा, या तो ये इधर से इधर चला जाएगा या ये इधर से इधर आ जाएगा, या नहीं आ ही जाएगा, यानी दो जीनों की वंशागति हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ए बी में हुआ, ये दोनों नजदीक अगर हैं, आपस में साथ नहीं छोड़ सकते, तो अलग अलग इधर उधर नहीं होंगे, ये दोनों इधर से इधर चले जाएंगे और दोनों इधर से इधर आ जाएंगे, यानी जहां जाएंगे ये हमेशा ए बी रक्त समूह का गाना गाते रहेंगे। ठीक है, सह प्रभाविता को दर्शाते रहेंगे। और ये सब क्या करेंगे, ये सब एकल गुण प्रसंकरण के गुणगान गाएंगे। तो क्या होता है, ये हुआ सहलग्नता का प्रभाव। गहराई से देख लीजिए, सहलग्नता का प्रभाव क्या होगा बेटा, ध्यान से देखिए। स्वतंत्र अभिव्यूहन का उल्लंघन, सहलग्नता का प्रभाव का उदाहरण क्या होता है, इसका प्रभाव क्या होता है। अगर कहीं सहलग्नता है तो क्या होगा, सबसे पहली बात, स्वतंत्र अभिव्यूहन के नियम का उल्लंघन हो जाएगा। सहलग्न जीन स्वतंत्र रूप से अलग नहीं होते हैं, इसलिए वे स्वतंत्र अभिव्यूहन के नियम का उल्लंघन करते हैं। दूसरी चीज, वंशागत पैटर्न में बदलाव हो जाएगा। सहलग्न जीन के कारण संतानों में लक्षणों का वितरण मेंडल के स्वतंत्र अभिव्यूहन के नियमानुसार नहीं होता है। कुछ विशेष लक्षणों के संयोजन अधिक बार दिखाई देते हैं। ठीक, पुनर्संयोजन माने फिर से जब पृथक होगा तो फिर आपस में जोड़ने की वाली बात। सहलग्न जीन कभी कभी क्रॉसिंग ओवर नामक प्रक्रिया के माध्यम से अलग हो सकते हैं, जिसमें गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है। पुनर्संयोजन की आवृत्ति जीनों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। पुनर्संयोजन की आवृत्ति, वो फिर से आपस में जुड़ पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, यह उनके बीच की जो दूरी है, जिसको जीन मैप कहते हैं, उस पर निर्भर करती है, जिसको सेंट्रीमॉर्गन में मापा जाता है। जीन जितने करीब होंगे, पुनर्संयोजन की संभावना उतनी ही कम होगी। अरे भाई, दोनों चीजें, जीन जितने करीब होंगे विसंयोजन उतना ही कम होगा, पुनर्संयोजन भी उतना ही कम होगा। ठीक है, तो ये हुआ, प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न इस पर हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यह है, एक मिनट, उसमें कुछ और था क्या, अच्छा यहाँ पर उस बात को बता रहे हैं समझाने के लिए। ये मान लीजिए ये गुणसूत्र है, इसका समजात गुणसूत्र ये है, इस पर ए बी सी डी ई एफ जी एच ये जीन है। ये जीन क्या करते हैं, ये इसके जीन है, इसका जो है एलील ये है, इस पर है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि जब दोनों ये आपस में, ये इसका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, आपस में संयोग करें, क्रॉसिंग ओवर होगा, तो कौन सा जीन इधर से इधर हो सकता है और कौन नहीं होगा। उत्तर सहलग्नता यही कहता है कि अगर जीनों के बीच में दूरी कम है, जैसे यहाँ, तो क्या करेंगे, वो इधर से उधर अकेले नहीं होंगे, जाएंगे तो साथ जाएंगे, लाएंगे तो साथ आएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर अगर साथ साथ जाएंगे तो यह क्या है, कोडोमिनेंस, सह प्रभाविता को प्रभावित करेंगे। अकेले अगर दूरी अधिक होगी तो अकेले आपस में क्रॉस हो सकते हैं। ये इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, इधर आ सकता है, ये इधर जा सकता है, इधर आ सकता है। इसमें संभावना कम बन सकती है क्योंकि नजदीकीपन ज्यादा है। तो यही कह रहे हैं कि जब गुणसूत्रों पर उपस्थित जो जीन उपस्थित होते हैं, ये जीन के आपस में संबंध होते हैं, न दिखने वाला एक बॉन्डिंग होता है, और ये बॉन्डिंग उनकी नजदीकी होने से उनमें एफिनिटी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इनका पुनर्संयोजन एक दूसरे से पृथक नहीं होते हैं, और नजदीक होंगे तो विसंयोजित नहीं होंगे तो पुनर्संयोजन भी नहीं होगा। ये बातें यहाँ पे समझाई गई। अभी इस बात को हम लोग अगले लेसन में फिर समझाएंगे, ठीक ना, क्योंकि अभी हम लोग प्रश्न उत्तर ले रहे हैं। या आप संक्षेप में समझ जाइए, जैसे आप एक ही स्टूल पर बैठे हैं, बेंच पर बैठे हैं, अगर आपके बीच में अच्छी फ्रेंडशिप है
अच्छी फ्रेंडशिप है, तो दूसरा कोई स्टूडेंट अगर आगे कहे आप इस पे से हट जाइए, तो पीछे चले जाइए, यहाँ हम बैठेंगे, तो आप उसको नहीं छोड़ेंगे। फ्रेंडशिप की वजह से आप नहीं छोड़ेंगे, तो वहाँ से नहीं हटेगा तो उसको वहाँ बैठने का चांस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर दूर दूर होंगे, कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, तो जो कोई भी जाएगा आपके घर में फोड़ कर सकता है, आप इधर छुटिए, हट इधर जाइए, वो उधर जाएगा, वहाँ जाके बैठेगा, तो उसकी जगह आके वो बैठ जाएगा। ठीक ना? आपने क्या देखा होगा, पति पत्नियों के बीच में अगर लगाव कम है तो कोई भी दूसरा व्यक्ति छल लेता है, हे मैडम आइए, आपको 2 लाख रुपए महीना दूंगा, मेरे साथ रहिए। अपने गरीब पति को छोड़ करके महिला क्या करेगी? रिलेशन कमजोर है, चली जाएगी, उसके साथ रहेगी। लेकिन अगर रिलेशन मजबूत रहेगा तो कहेगा है फट, नहीं जाऊंगी। रावण ने सीता को, राम एक अनिल प्रभावी, सीता अप्रभावी, दोनों साथ में थे। रावण एक ऐसा अनिल आया जो राम की जगह, राम को रिप्लेस करके उसका अपनी जगह स्थान लेना चाहा, सीता को ले जाना चाहा। सीता ने कभी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनके बीच में फॉल्स रिलेशनशिप था। ये जीनों की कहानी है। आज के जो प्रेम प्रपंच की किस्से कहानियां चल रही हैं, वो सब इसी जीनों की मेहरबानी है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा करते हैं इसलिए आपके जीन ऐसा करते हैं, बल्कि ऐसा इसलिए है कि जीन ऐसा करते हैं इसलिए आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये वहां पे तथ्य है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम मेंडल के नियमों के अपवादों से कैसे संबंधित है? मेंडली जो नियम है उसमें जो स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम है वो अपवाद है। अपवादिक रूप में कैसे उसको प्रकट करता है, इस बात पर हमको चर्चा करनी है। तो आइए जरा इस पर भी चर्चा कर लें, कैसे हम इसको सिद्ध करेंगे। ये तमाम सारे प्रश्न आते हैं बेटा इस चैप्टर से। क्या कर रहे हैं जरा इसको ध्यान रखिएगा। क्या है स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल के नियमों में से एक है और यह स्वयं मेंडल के नियमों के अपवादों से प्रभावित होता है। मेंडल के नियम कुछ मान्यताओं पर आधारित हैं और जब ये मान्यताएं पूरी नहीं होती हैं तो अपवाद उत्पन्न हो जाते हैं। मुख्य संबंध इसमें क्या है? सहलग्नता। जैसा कि पहले बताया गया है, सहलग्न जीन स्वतंत्र अभिव्यूहन के नियम का पालन नहीं करते हैं क्योंकि वे एक साथ वंशागत होते हैं। इसलिए सहलग्नता स्वतंत्र अभिव्यूहन के नियम का एक महत्वपूर्ण अपवाद है। इस लाइन को आप लोग अच्छी तरह समझ पा रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरा, अपूर्ण प्रभाविता इनकम्प्लीट डोमिनेंस और सह प्रभाविता कोडोमिनेंस। ये स्थितियां भी मेंडल के प्रभाविता के नियम के अपवाद हैं, लेकिन वे सीधे तौर पर स्वतंत्र अभिव्यूहन के नियम को प्रभावित नहीं करते हैं। स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम जीन के पृथक्करण और विभिन्न जीन युग्मों के स्वतंत्र रूप से वंशागत होने से संबंधित है, जबकि अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता एलील के बीच संबंध को दर्शाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम जीन के पृथक्करण और विभिन्न जीनों के युग्मों से स्वतंत्र रूप से वंशागत होने से संबंधित है, जबकि अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता एलील के बीच संबंध को दर्शाता है। पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। बहुविकल्पी अवस्था, जब किसी जीन के 2 से अधिक एलील होते हैं तो यह मेंडल के नियमों का अपवाद है, लेकिन यह सीधे तौर पर स्वतंत्र अभिव्यूहन को प्रभावित नहीं करता है। ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। जीन इंटरेक्शन, कुछ मामलों में एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को प्रभावित कर सकता है, जिससे फिनोटाइपिक अनुपात में बदलाव हो सकता है। यह स्वतंत्र अभिव्यूहन के नियम को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकता है, क्योंकि यह लक्षणों के वितरण को बदल सकता है। ठीक, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने लिया। अब हम उम्मीद करेंगे यदि आप इस पर कोई किंतु परंतु उठाएंगे तो उसका हम विशेष रूप से उत्तर देना चाहेंगे। आइए, 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लेने हैं इसके बाद आज के सेशन में, इसके बाद ये 4 क्लोज होगा। फिर क्या है, स्वतंत्र अभिव्यूहन के नियम का उपयोग आनुवंशिकी बीमारियों के संचरण की भविष्यवाणी करने में कैसे किया जा सकता है, इस बात को स्पष्ट करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात को स्पष्ट करने के लिए जरा प्रश्न को हमें थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, जिसे आप आसानी से पढ़ सकें, देख सकें, लिख सकें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए इस प्रश्न का उत्तर कि स्वतंत्र अभिव्यूहन के नियम का उपयोग आनुवंशिक बीमारियों के संचरण की
भविष्यवाणी करने में कैसे किया जा सकता है। माने इसमें ये कह रहे हैं कि स्वतंत्र अभिव्यवन के नियम से आप कैसे प्रमाणित कर सकते हैं कि कोई आनुवंशिक बीमारी किसी एक जनक से किसी दूसरे संतान में कैसे स्थानांतरित होती है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, स्वतंत्र अभिव्यवन का नियम आनुवंशिक बीमारियों के संचरण की भविष्यवाणी करने में एक उपयोगी उपकरण हो सकता है, खासकर उन बीमारियों के लिए जो कई जीनों द्वारा नियंत्रित होती हैं। पॉलीजेनिक इफेक्ट कैसे उपयोग करें, एक जीन वाली बीमारियां, ठीक है। यदि कोई बीमारी केवल एक जीन द्वारा नियंत्रित होती है तो स्वतंत्र अभिव्यवन का नियम लागू नहीं होता है। मेंडल के पृथक्करण के नियम यहाँ अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जो बताते हैं कि प्रत्येक जीन युग्म के एलील युग्मक गठन के दौरान अलग हो जाते हैं, ठीक है। और दो या अधिक जीन वाली बीमारियां, इसमें क्या कहते हैं, यदि कोई बीमारी दो या दो से अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित होती है तो अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, इसके जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, तो स्वतंत्र अभिवहन का नियम उपयोगी हो सकता है। इस नियम का उपयोग करके आप विभिन्न जीन संयोजनों की संभावना की गणना कर सकते हैं और संतानों में बीमारी के संचरण की भविष्यवाणी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि दो जीन ए और बी किसी बीमारी की में योगदान करते हैं तो आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि माता पिता से विभिन्न एलील संयोजनों जैसे ए बी या ए बी की विरासत की संभावना क्या होगी, 25%, 25%, 25%, 25%। अगली कंडीशन, पुन्नेट वर्ग। आप स्वतंत्र अभिव्यवन के नियम का उपयोग करके पुन्नेट वर्ग बना सकते हैं जो सभी संभावित जीनोटाइप और फिनोटाइप को दर्शाता है जो संतानों में हो सकता है, लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं क्या है? सहलग्न जीन। यदि बीमारी से जुड़े जीन एक ही गुणसूत्र पर बहुत करीब स्थित हैं तो वे स्वतंत्र रूप से अलग नहीं होंगे और स्वतंत्र अभिव्यवन का नियम लागू नहीं होगा। जीन इंटरेक्शन, कुछ मामलों में जीन एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं जिससे बीमारी के संचरण की भविष्यवाणी करना कठिन हो जाता है। वही बात, ये बेटा होता नहीं कभी कभी एक ही डेस्क पर दो बच्चे बैठे हैं, ये बेटा तुम पीछे बैठ जाओ, छोटी हो तुम आगे बैठ जाओ, बड़ी वाली पीछे चली जाए, छोटी वाली आगे आ जाए, लेकिन वो आपस में इतने इंटरेक्ट कर लेते हैं, ना सर हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे तो साथ ही रहेंगे। अगर ऐसी संभावना, अगर वो बीमारी के एलील हैं, जीन हैं, तो क्या हो सकता है कुछ मामलों में जीन जो क्या होते हैं इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो बीमारी के संचरण की भविष्यवाणी करना कठिन हो जाता है। अगली कंडीशन, पर्यावरणीय कारक, इन्वायरमेंटल फैक्टर। कई बीमारियां पर्यावरणीय कारकों से भी प्रभावित होती हैं, इसलिए आनुवंशिक भविष्यवाणी पूरी तरह से सटीक नहीं हो सकती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इसके साथ साथ लास्ट पॉइंट आइए आज का, जो क्या है, खाली डिब्बा, खाली बोतल ले ले मेरे यार, और खाली की गारंटी देंगे, खाली सब संसार। महमूद के किसी गाने की वो तर्ज याद आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे प्रश्न हैं। अब हम लोग अगले सेशन में आनुवंशिकता के गुणसूत्री सिद्धांत पर की व्याख्या करेंगे, उस पर नोट्स लेंगे, उसकी पूर्व व्याख्या करेंगे और हर पॉइंट पर ध्यान देने का कोशिश करेंगे कि कहीं से कोई पॉइंट मिस न होने पाए, कहीं से भी क्वेश्चन किया जाए, हमारा छात्र, हमारा स्टूडेंट, हमारे बेटियां उसका सही ढंग से उत्तर दे लें। इसके लिए हम आपको सक्षम बनाने का प्रयास करते हैं बेटा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डू द बेस्ट टू बी द बेस्ट। थैंक यू, बाय।